हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस प्रोग्राम। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास है, जो बीए और एमए के स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से है। और इसमें हमने एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताएंगे, इसमें डिटेल नहीं बताएंगे। और सिर्फ आप चूँकि स्टूडेंट की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि इस पर काम करें, तो सिर्फ पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। एग्ज़ाम के लिए पॉइंट बहुत ज़रूरी है, तो आप पॉइंट याद करेंगे, पॉइंट नोट करेंगे। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो पॉज करके आप लिख लेंगे। मैं डिटेल में नहीं, सिर्फ पॉइंट का वर्णन करूंगा, और हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट आपको बताएंगे। जैसे मान लो ये है 1414 से 1814 के बीच का काल वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो 15वीं शताब्दी से आप कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ तक का काल है। यह आमतौर पे बीए एमए में सिलेबस में होता है। इसमें हमने हेल्प ली है लक्ष्मी एक अध्ययन से भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक्चुअली पुनर्जागरण है, तो मैं इसको आपको बता दूं। ये देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ है इसमें क्या है और उससे रिलेटेड है, पुनर्जागरण की विशेषता है। तो हम डायरेक्ट जो है पुनर्जागरण की विशेषता पर आते हैं और देखते हैं क्या है। तो पुनर्जागरण की विशेषता को सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन। और दूसरा पॉइंट है, देखिए आप लोगों को अगर लिखना होगा, मैं आपको यही कहूँगा कि पॉइंट पर आप फोकस करेंगे और पॉइंट को याद करेंगे। अगर लिखना होगा तो आप पॉज करके लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है पुनर्जागरण की विशेषता है मानववादी विचारधारा का विकास, प्राचीन रूढ़िवादी रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध, देसी भाषा का विकास हुआ पुनर्जागरण से, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। तो ये पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण बिंदु है। अब पुनर्जागरण के कारण पर फोकस करते हैं। पुनर्जागरण के कारण, तो पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण है धर्म युद्ध। पुनर्जागरण का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है छापा खाने का आविष्कार छापा खाने का आविष्कार। और तीसरा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। और चौथा कारण है मानवतावाद। और पांचवा कारण है नगरों का विकास। और छठा कारण है वैज्ञानिक चेतना। और सातवां कारण है यूरोपवासियों के नवीन विचारों का प्रभाव। आठवां कारण है व्यापारिक क्रांति। नौवां कारण है पूंजीवाद का प्रादुर्भाव यानी उद्भव, कैपिटलिज्म का। 10वां स्कॉलिस्टिक विचारधारा का प्रभाव, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना। अब सवाल ये पैदा होता है, पुनर्जागरण इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ? इटली के नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे। इटली के धनी नगर थे। धर्म युद्धों से लौटने वालों ने भी इटली को ही निवास स्थान बनाया। तीसरा कारण है। चौथा, साहूकारों और सामान्य जनता के प्रयास के कारण ऐसा हुआ। और पोप निकोलस पंचम का सहयोग, रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना, उसके बाद इटली में विभिन्न जातियों का होना। इटली में विभिन्न जातियों का होना। तो ये था महत्वपूर्ण कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता के कारणों का और परिणामों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आता है, अमेरिकी स्वतंत्रता के क्या कारण थे? तो चलिए हम उसको देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा से पहले मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक पहले से पढ़ें 1 साल से, लेकिन आपको समय नहीं मिला है तो पॉइंट पर आप पॉइंट को अच्छे से याद करें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, मौलिक कारण, इंग्लैंड के प्रति कम लगाव, विचारों में अंतर, व्यापारिक प्रणाली के दोष, शासन व्यवस्था के दोष, फ्रांसीसियों का कनाडा से निष्कासन,
फ्रांसीसी सहायता का प्रोत्साहन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण इंग्लैंड के प्रति कम लगाव। मौलिक कारण आप देखिए, इंग्लैंड के प्रति कम लगाव, क्योंकि इंग्लैंड का लगाव नहीं था तो विचारों में अंतर, व्यापारिक प्रणाली के दोष, शासन व्यवस्था के दोष, फ्रांसीसियों का कनाडा से निष्कासन, फ्रांसीसी सहायता का प्रोत्साहन। अब अमेरिकी क्रांति के परिणाम को देखते हैं हम लोग। अंग्रेज जाति का विभाजन, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची अमेरिकी क्रांति से, नई शक्ति का उद्भव, राष्ट्रमंडल का जन्म, जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन की समाप्ति, आयरलैंड की पार्लियामेंट को अधिकार मिलना और फ्रांसीसी क्रांति को प्रोत्साहन। तो ये था अमेरिकी क्रांति के कारण तथा परिणाम। चलिए इसमें देखते हैं औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं और इसके क्या कारण थे। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को भी देखना है और कारण को भी देखना है। तो चलिए, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण: जनसंख्या में वृद्धि, जीवन स्तर का उन्नत होना। देखिए इसको अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं पॉज करके। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, जीवन स्तर का उन्नत होना, व्यापारिक क्रांति, यातायात के साधनों का विकास। उसके बाद आप आ जाइए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार, शक्ति का साधन, व्यापारिक वर्ग का उदय, फ्रांस की राजक्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। इसके क्या कारण थे? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के क्या कारण थे? ये आप देखें, उपयुक्त भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे आइए। दूसरा कारण, पूंजी संग्रह की परंपरा रही है इंग्लैंड में। तीसरा, कोयले और लोहे का प्रयोग। चौथा, वाष्प शक्ति का आविष्कार। जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार कर लिया था, ग्लासगो के भाप इंजन। इंग्लैंड का साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक आविष्कार का कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। यातायात के साधन जो इंग्लैंड में अच्छे थे वो भी है महत्वपूर्ण कारण। उसके बाद आप और देखिए, रसायन शास्त्र में उन्नति, केमिस्ट्री में काफ़ी उन्नति हुई थी इंग्लैंड में। सरकार का व्यापार को संरक्षण देना, ये भी महत्वपूर्ण कारण था। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या क्या था? देखिए, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, उसके बाद राजनीतिक प्रभाव। इसको आप चाहें तो कुछ आप लिख लीजिएगा पॉज करके। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रभाव में विदेशी नीतियों में परिवर्तन। उसके बाद मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष, श्रमिकों का संघर्ष। उसके बाद आप आ जाइए, वैज्ञानिक क्रांति पर टिप्पणी लिखें। अपने अध्ययन काल में वैज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश डालिए। विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक क्रांति पे। तो इसको आप चलिए कुछ इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिक क्रांति के कारण जो हैं आविष्कार हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हैं पहला। दूसरा, भूगोल और ज्योतिषी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, ज्योग्राफी में। उसके बाद मैथमेटिक्स का भी काफ़ी विकास हुआ, इसलिए वैज्ञानिक क्रांति आई। उसके बाद फिजिक्स, भौतिक शास्त्र का विकास हुआ। दर्शन और तर्कशास्त्र का विकास हुआ। ये सारे कारण हैं जिसके कारण वैज्ञानिक क्रांति का आविष्कार हुआ। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे का विकास हुआ। विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई।
वेधशालाओं का निर्माण हुआ। भारत में भी आप देखिएगा कि जय सिंह ने वेधशाला की अवस्था का निर्माण किया था 4 जगह। विज्ञान की प्रगति में शासकों का काफ़ी योगदान रहा उस समय। तो ये रहा कुल मिला करके। इसको आप चाहें तो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। और प्रमुख वाणिज्यवाद विचारक कौन कौन हैं उस पर आप देख लीजिए एक बार। सर टॉमस मन, एंटोनियो सैरी, जीन वैक्सिस कोलबर्ट और अन्य विचारक। वाणिज्यवादियों के प्रमुख आर्थिक विचार: शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों का समर्थन, सोने चांदी के महत्व को स्वीकार करना। वाणिज्यवादियों के जो प्रमुख आर्थिक विचार थे, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे, सोने चांदी के महत्व को भी वो स्वीकार करते थे। उसके बाद आइए, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, अनुकूल व्यापार की अधिकता, औद्योगिक एवं व्यापारिक नियंत्रण, कृषि की स्थिति। वाणिज्यवाद का व्यवहारिक प्रयोग क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ? आप ये फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ। ये सारे थ्योरी जो ऊपर आपने देखा है वाणिज्यवाद के प्रसार के कारण क्या क्या हुआ, कैपिटलिज्म डेवलप हुई, हर क्षेत्र में विकास हुआ, तो वो सब कहाँ कहाँ हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, ये सब आप ज़रूर कर लेंगे। वाणिज्यवाद का महत्व और वाणिज्यवाद की कुछ आलोचना भी है। वाणिज्यवाद के पतन के कारण देखिए, वाणिज्यवाद के पतन के कारण प्रमुख कारण देखिए एडम स्मिथ का योगदान था। एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद के पतन में एडम स्मिथ का विशेष योगदान था। अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में हस्तक्षेप की नीति का प्रसार किया था। फ्रांस में कोलबर्टवाद का विरोध, कृषि का पतन, ये वाणिज्यवाद के पतन के कारण है। सोना एवं चांदी को अत्यधिक महत्व देना, ये भी गलत बात थी। स्वतंत्र व्यापार की नीति के समय अनुसार अधिक आवश्यकता देना, ठीक है। स्वतंत्र व्यापार की नीति समय के अनुसार अधिक आवश्यकता थी और ये सारे कारण हैं। आइए, कृषि क्रांति का अर्थ। इंग्लैंड में इसके प्रभाव क्या रहे हैं कृषि क्रांति के? तो कृषि क्रांति में कृषि क्रांति का क्या अर्थ है? कृषि में क्रांति, बहुत क्लियर है। इंग्लैंड की कृषि क्रांति साधारण क्रांतियों से भिन्न है। इस क्रांति में किसी प्रकार का संघर्ष और रक्तपात नहीं हुआ था। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में कृषि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो आप देखिए कृषि में परिवर्तन क्या क्या हुआ। उपज में कमी होने, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने लगी थी और अन्य वस्तुओं के मूल्य में भी बढ़ गए थे। ये 18वीं सदी में इंग्लैंड की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। ये भी उसका मशीनी उत्पादन के फलस्वरूप कुटीर धंधों को क्षति पहुंची थी क्योंकि मशीन बढ़ गए थे। कृषि क्रांति और किसानों ने अपनी आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्राचीन कृषि प्रणाली में सुधार करने का निश्चय किया। कृषि क्रांति के परिणाम आप देखिए, आय में वृद्धि, कृषि कार्य की मांग में वृद्धि, कृषि का नवीन आधार और खेती का एकत्रीकरण तथा घेराबंदी। खेती को एक साथ किया जाने लगा, जो छोटी छोटी खेती थी वो चौकबंदी होने लगी, घेराबंदी उसको कहते हैं। तो ये था। उसके बाद आए ग्रामीण में नवीन उद्योगों की स्थापना, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन, बेईमानी तथा नैतिक पतन के कारण भी ये सारी चीज़ें आई है। निर्धनता तथा बेकारी में वृद्धि हुई तो कृषि क्रांति आई, क्योंकि निर्धनता, जहाँ देखिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ये कहा जाता है। जब कोई गलत चीज़ होती है प्रकाष्ठा पे, जैसे मान लीजिए कि एक समय में ऋग वैदिक काल था, फिर उत्तर वैदिक काल आया, फिर बहुत सारे काल आए, तो हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। आप ये देखिएगा तो देखिए जब किसी भी काल में कोई बेईमानी चरम सीमा पे जाती है तो फिर नए आविष्कार होते हैं, नई चीज़ें आती है और फिर वो भी चरम सीमा पे चली जाती है, नैतिकता का ह्रास हो जाता है, तो फिर एक नई प्रणाली का सृजन होता है। देखिए नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली की व्याख्या कीजिए, इसकी असफलता के कारण क्या थे नेपोलियन की। तो देखिए नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसको समझाइए और असफल क्यों रही।
1807 में टिलसिट की संधि के समय नेपोलियन अपनी शक्ति की पराकाष्ठा करता था। ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस आदि सभी देशों को पराजित करने के पश्चात नेपोलियन का ध्यान इंग्लैंड की ओर गया। वो ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड की जल सेना से बुरी तरह पराजित हुआ था, अतः उसने सैनिक शक्ति के माध्यम से इंग्लैंड को जीतने का विचार त्याग कर अप्रत्यक्ष रूप में उसे जीतने की योजना बनाई। तो इतिहासकार C.D. हेजन ने लिखा, इफ इंग्लैंड कुड नॉट बी कंकर्ड डायरेक्टली बाय फ्रेंच फ्लैग्स एंड आर्मी शी माइट बी कंकर्ड इनडायरेक्टली। तो नेपोलियन की इस योजना को महाद्वीपीय योजना कहा जाता है। अब आइए, महाद्वीपीय योजना का अर्थ यह है, इंग्लैंड की जल सेना के अपराजयता सिद्ध होने के बाद नेपोलियन ने इंग्लैंड को हराने के लिए आर्थिक युद्ध लड़ने का निश्चय किया। वो जानता था कि इंग्लैंड व्यापारियों का देश है, उसके उद्योग और व्यापार ही उसकी आर्थिक समृद्धि के मुख्य स्रोत हैं। उद्योग धंधों के लिए उसे कच्चा माल अन्य स्थानों से प्राप्त होता था तथा बना हुआ माल भी अन्य देशों के बाजारों में बिकता था। नेपोलियन ने निर्णय किया कि इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करके उसके विकास की रीढ़ को तोड़ दिया जाए। यदि इस कार्य में सफलता प्राप्त हो गई तो इंग्लैंड नेपोलियन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देगा। तो ये था नेपोलियन का महाद्वीपीय योजना का क्रियान्वयन। तो नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से निम्नलिखित आदेश जारी किए। बर्लिन आदेश, वारसा आदेश, मिलान आदेश, ये सब पॉइंट है, आप इसको याद करिए पॉइंट वाइज और थोड़ा बहुत लिख लीजिए। बर्लिन आदेश, वारसा आदेश, मिलान आदेश, फॉन्टेब्लियो आदेश। महाद्वीपीय व्यवस्था के असफलता के कारण ये एक असंभव योजना थी, ये संभव होने वाला, ये जो है ना कल्पनीय था। प्रत्येक देश ये आशा नहीं की जा सकती कि वो अनेक कष्ट उठाकर इस योजना का पालन कर सके। हर आदमी ऐसा नहीं होता। नेपोलियन के पास शक्तिशाली जहाजी बेड़े का अभाव था। नेपोलियन की धारणा गलत तथ्यों पर आधारित थी। नेपोलियन चोर बाजारी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सका। यूरोपीय देशों ने इस योजना को कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया। तो ये था असल में इसके खत्म होने की वजह, ये सफल नहीं रही। अब चलिए और देखते हैं इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के क्या कारण थे, इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के कारण, घटनाओं तथा परिणामों पर प्रकाश डालिए। इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति संसार के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति इंग्लैंड की क्रांति थी। इसे रक्त क्रांति, रक्तहीन क्रांति, महान क्रांति, शानदार क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति क्योंकि बिना खून की एक बूंद गिराए, बिना युद्ध किए, बिना विधान में कोई बड़ा परिवर्तन किए ही इतनी बड़ी क्रांति हो गई कि राजा और ब्रिटिश संसद का संघर्ष समाप्त हो गया तथा राजाओं ने मान लिया कि संसद सर्वोच्च है, महान है और संप्रभुता संपन्न है। गौरवपूर्ण क्रांति के कारण कैथोलिकों को सैनिक अधिकारी बनाना, अन्य नियुक्तियां करना, हाई कमीशन के न्यायालय की पुनः स्थापना, कानूनों को स्थगित करना, ये सब पॉइंट है। बस इसको आपको लिखना है और याद करना है। 7 बिशपों का अभियोग, डिसेंडर्स को प्रभावित करने के प्रयत्न, हॉलैंड के राजा विलियम ऑफ ऑरेंज के विचार और राजा के महल में पुत्र का जन्म, क्रांति की घटनाएं। ठीक है, क्रांति की घटनाओं का वर्णन है इसमें। आप चाहें तो पॉज करके लिख लेंगे, वैसे पॉइंट भी एग्जाम के लिए काफ़ी है, एग्जाम में पॉइंट लिखना आपको ज़रूरी है। अधिकार घोषणा पत्र क्या था? राजा रक्तहीन क्रांति के राजा संसद द्वारा पारित किए बिना किसी कानून को न लागू कर सकता था, न स्थगित कर सकता था। राजा संसद की अनुमति के लिए बिना जनता पर कोई नया कर नहीं लगा सकता था। सेना की भर्ती के लिए भी संसद की स्वीकृति अनिवार्य थी। राजा किसी भी प्रकार के विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता था। संसद में सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता थी। जनता द्वारा राजा को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार होगा और इससे राजद्रोह नहीं माना जाएगा। कोई भी रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति इंग्लैंड का राजा नहीं बन सकेगा। ये सारी चीज़ें थी। राजा पूर्ण रूप से संसद की सहमति पर आधारित होगा। और देखिए, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली की स्थापना।
स्थापना के विकास के निम्नलिखित कारण थे: वैधानिक व्यवस्था विलियम ऑफ ऑरेंज, नए कानून का निर्माण, राजा द्वारा संसद के बिना हुए कानून को स्थगित करना, राजा द्वारा किसी कानून के प्रतिबंध से मुक्त करना, संसद की शक्ति में वृद्धि, म्यूटिनी एक्ट। तो ये सारे पॉइंट हैं, इसको आप जरूर लिख लेंगे। आगे आइए, नवीन चेतना का उदय, गौरवपूर्ण क्रांति का परिणाम। आप देखिए प्रभाव, राजा तथा संसद के मध्य झगड़े का अंत हो गया। आखिर राजा और संसद के मध्य झगड़े हुआ करते थे। राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का अंत, इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट धर्म का स्थायी होना, राजा के निरंकुश शासक बनने की संभावना का अंत, फ्रांस के साथ शत्रु चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय, यूरोप के अन्य देशों के साथ इंग्लैंड के संबंध। तो हम देखते हैं, नेपोलियन की पुर्तगाल और स्पेन संबंधी नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए या परिणाम बताइए, ये प्रश्न आता है। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोप के सभी देश असंतुष्ट थे। नेपोलियन ने अपनी शक्ति के बल पर यूरोपीय देशों को अपनी योजना मानने के लिए विवश किया था। नेपोलियन की पुर्तगाल के प्रति नीति क्या थी, इसको आप समझ लीजिए। नेपोलियन की स्पेन संबंधी नीति, स्पेन का अपना एक अधिकार था और नेपोलियन ने पुर्तगाल को जीतकर स्पेन की ओर ध्यान दिया। इस समय स्पेन में चार्ल्स द्वितीय का शासन, चार्ल्स चतुर्थ का शासन था। इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। मैं मेनली आपको पॉइंट बताने के लिए आया हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका क्लियर हो जाए। इसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा और बाकी पॉइंट को बार बार सुनिए और याद कीजिए। स्पेन में राष्ट्रीय जागरण हो रहा था। स्पेन की अंग्रेजी सहायता, स्पेन के राष्ट्रीय जागरण को देखकर इंग्लैंड की विदेशी मंत्री जॉर्ज कैनिंग ने स्पेन वासियों की पूरी सहायता देने की घोषणा की। प्रायद्वीप का युद्ध, प्रायद्वीप का भी युद्ध उसके लिए महत्वपूर्ण कारण था। इसको आप पॉज कर करके इसको आप समझ लेंगे। तो आगे आइए, और स्पेन में नेपोलियन की पराजय एक महत्वपूर्ण कारण था। स्पेन में नेपोलियन की पूर्णतः पराजय हुई थी। प्रायद्वीपीय युद्ध के परिणाम, युद्ध में नेपोलियन को स्पेन तथा पुर्तगाल में भीषण पराजय उठानी पड़ी थी। अपार धन जन की क्षति हुई थी। ठीक है, अब हम जानेंगे 30 वर्षीय युद्ध के बारे में। 30 वर्षीय युद्ध के क्या कारण थे? तो 30 वर्षीय युद्ध के कारण देखते हैं। धार्मिक कारण थे, ऑक्सबुर्ग संधि के दोष, कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन और राजनीतिक कारण, जिसमें सम्राट की महत्वाकांक्षा एवं बोहेमिया की घटना घटी थी। पॉज करके आप इसे लिख लें और थोड़ा सा समझें और पॉइंट ज़्यादा आप याद करें। विभिन्न राज्यों के अपने अपने स्वार्थ थे। 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम, जर्मनी की अपार क्षति, जर्मनी में सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी इस परिणाम स्वरूप। स्पेन की क्षति 30 वर्षीय युद्ध में हुई थी। फ्रांस को लाभ, 30 वर्षीय युद्ध से सबसे अधिक लाभ फ्रांस को हुआ, यद्यपि उसने सबसे बाद में रंगमंच में प्रवेश किया था। देखिए, बाद में प्रवेश करने वाला अक्सर मैन ऑफ द मैच ले जाता है। 30 वर्षीय युद्ध का महत्व, धार्मिक युद्धों का अंत, राजनीतिक आंदोलनों के युग का आरंभ, ये हुआ था। धार्मिक युद्ध का अंत हो गया और राजनीतिक आंदोलन के युग का आरंभ हुआ इस 30 वर्षीय युद्ध के कारण। उसके बाद क्या हुआ? शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। उसके बाद सार्वजनिक विधि का निर्माण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि की नींव आई। इसके कारण फ्रांस और जर्मनी की प्रतिद्वंद्विता की नींव पड़ी। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की नींव पड़ी, धार्मिक स्वतंत्रता का आगाज हुआ। तो ये था, अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट इसमें से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आता है, यूरोप में आधुनिक युग के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो यूरोप के इतिहास में आधुनिक युग का प्रारंभ आप 15वीं शताब्दी यानी 1453 ईस्वी या
से माना जाता है, क्योंकि इस समय यूरोप में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होने लगे थे, क्रांतियाँ। यूरोप के विभिन्न देशों में निवासियों की विचारधाराएं परिवर्तित हुई तथा उन्होंने मध्य युग को छोड़कर आधुनिक युग को जन्म दिया। यद्यपि आधुनिक युग के प्रारंभ के लिए कोई सर्वमान्य निश्चित तिथि नहीं है, तथापि तुर्कों द्वारा 1453 में कुस्तुनतुनिया को विजय एवं रोमन साम्राज्य के अंत में हम आधुनिक युग का प्रारंभ मान सकते हैं। तो संक्षेप में यूरोप के आधुनिक युग, नवीन युग की विशेषताएं देखिए। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। उसके बाद आइए, शक्तिशाली राज्यों की स्थापना होने लगी, नवीन आविष्कारों का उदय हुआ, भौगोलिक अन्वेषण और औपनिवेशिक विस्तार हुई। ये सारे पॉइंट को लिख करके आप बार बार याद करें और बार बार आप वीडियो सुनेंगे तो पॉइंट याद हो जाएगा। नगरों का विकास एवं पूंजीवाद का उदय, नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म, धार्मिक सुधार आंदोलन, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में उन्नति, इससे ये फायदा हुआ। अब एक सवाल इस तरह का आता है, लुई 14वें के शासनकाल के अंतिम दिनों में राजतंत्र के पतनोन्मुख होने के प्रमुख कारण की विवेचना की है। लुई 14वें के शासन के अंतिम दिनों में राजतंत्र कमजोर पड़ने लगा, वारसाय का शीश महल भोग विलास का अखाड़ा बन गया। लुई 14वें के उत्तराधिकारी वारसाय को ही फ्रांस समझने लगे। उन्हें वहाँ के भोग विलास से फुर्सत कहाँ थी, वे देश की जनता से मिलते जुलते उनके दुख दर्द को समझते। तो जाहिर से उसके बाद क्या होता है, किसी भी चीज़ की शोषण की पराकाष्ठा होती है तो क्रांति आती है। ये वहाँ भी हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये देखिएगा, लुई 14वें के शोषण से व्यक्ति विधर्मी कैथलिक दलों से धार्मिक यंत्रणाएँ देने लगे थे। इस तरह से आप इन सारे पॉइंट को, शीश महल के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च हुए, राजा रानी दिल खोलकर भेंट उपहार देते थे, विशाल नौसेना सेना पर काफ़ी खर्च होता था, लुई 14वें ने अनेक साम्राज्यवादी युद्धों में भाग लिया था। ये सब कारण थे जिसके कारण जो है कहा जा सकता है कि लुई 14वां फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का संस्थापक था। लुई 15वां के बारे में भी है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। वेस्टफेलिया की संधि की धाराओं का वर्णन करते उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेस्टफेलिया की संधि, यूरोप के इतिहास में वेस्टफेलिया की संधि के महत्व का मूल्यांकन करना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बनता है। वेस्टफेलिया की संधि की धाराओं को 3 कोटियों में विभक्त किया जाता है, धार्मिक सुधार और राजनीतिक संबंधी और सीमा संबंधी। धार्मिक प्रश्नों के निवारण संबंधी प्रावधान किया गया, इसमें राजनीतिक संबंधी प्रावधान किया गया, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके कुछ पॉइंट आप लिख लेंगे। और सीमा संबंधी प्राविधान, वेस्टफेलिया के संधि का महत्व, यूरोपीय इतिहास में वेस्टफेलिया की संधि का अत्यधिक महत्व है। फिशर ने उसके महत्व का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वेस्टफेलिया की संधि यूरोप के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। वो 2 महान युगों की विभाजन रेखा है। इस संधि से राजनीतिक क्रांतियों के युग का प्रारंभ होता है, धर्म सुधार आंदोलन के युग का अंत होता है। धर्म का अंत और राजनीतिक क्रांति का प्रारंभ होता है। ये है वेस्टफेलिया की संधि का कारण। यूरोप शेविल ने लिखा है, यूरोपियन महत्व रखने के साथ ही इस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में भी योगदान दिया। इस संधि के अनुसार यूरोप में साधारण कानून की पद्धति की नींव पड़ी। तो ये है वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया की संधि को सभ्यता के विकास का एक मोड़ माना जा सकता है, क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों को जन्म दिया और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। अब आइए, ये एक क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन के लिए उत्तरदायी तत्वों का परीक्षण कीजिए। नेपोलियन और रूस नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। स्पेन और रूस नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी, स्पेन और रूस। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। सारी है, पहले भी गुजर चुके हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। तो नेपोलियन के पतन के कारण देखिए, अत्यंत महत्वाकांक्षी होना नेपोलियन का सबसे बड़ा कारण था, वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होना।
नेपोलियन की चारित्रिक दुर्बलताएं, दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था, नेपोलियन, ये सारे पॉइंट को रखना है। थकान, थक चुका था वो। पोप के साथ अपमानजनक व्यवहार, उस समय के पोप के साथ नेपोलियन का जो है अपमानजनक व्यवहार भी नेपोलियन के पतन का कारण माना जाता है। नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति, कुटुंब के स्वाद से बंधे रहना, नेपोलियन कुटुंब के जन्मस्थान के प्रभाव और अपने कुटुंबों के स्वार्थों से मुक्त नहीं था। सैन्य दुर्बलता, नेपोलियन ने अपनी पूरी शक्ति यूरोपीय राज्यों को अपने कदमों में झुकाने में लगा दी। यूरोप पर क्रांति का प्रभाव, यूरोप पर क्रांति का प्रभाव था उस समय। दुर्बल नौसेना, नेपोलियन की नौसेना दुर्बल हो चुकी थी और नेपोलियन जीवन भर इंग्लैंड को पराजित करने का जो सपना देखता रहा, परंतु उसने अपनी नौसेना के विस्तार का प्रयत्न नहीं किया। कूटनीतिक अपटुता, कूटनीतिक कमजोरी थी नेपोलियन की। और कुछ पॉइंट है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, दृढ़ आर्थिक नीति का अभाव, महाद्वीपीय व्यवस्था, प्राद्वीपीय युद्ध, रूस अभियान, ये महत्वपूर्ण कारण थे। किया फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका पर परीक्षण कीजिए। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका। फ्रांस की क्रांति जानते हैं आप, से पूर्व फ्रांस में बौद्धिक क्रांति आई, जिसने क्रांति के लिए वातावरण तैयार किया तथा जनता की एक नई जागृति उत्पन्न हुई। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन आया पहले, तो ये भी है, इसको आप समझ लेंगे। पहले तो अकल से आदमी तार्किकता आती है। रूसो का भी जन्म, एक रूसो के थ्योरी भी चल रही थी, ठीक है, वो भी है, आपको देखना है। उसकी लिखी हुई 4 पुस्तकें सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। आत्मकथा, समानता, सामाजिक समझौता, रिमाइली। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। प्रभु सत्ता जनता के हाथ में है, ये सब थ्योरी थी। राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार, संविधान बनाने का अधिकार, ये सारी थ्योरी बौद्धिक क्रांति पहले आई, उसके बाद तब क्रांति आई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, समानता तथा स्वतंत्रता महत्वपूर्ण था। प्रजातंत्र सबसे अच्छी सरकार, सामान्य इच्छा क्रांति का सूत्रधार, सामाजिक समझौता था मेन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो उन्होंने रूसो ने दिया था, हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने मिलकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण था उस समय के लिए। रानी एलिजाबेथ के कृत्यों को संक्षिप्त में परिचय देना है। रानी एलिजाबेथ, चलिए देख लेते हैं। एलिजाबेथ का शासनकाल इंग्लैंड के इतिहास के स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, तो इसको आप देखें। राष्ट्रीय चर्च की स्थापना का काल था। उसके बाद विदेशों में गौरव में वृद्धि का काल, विदेशों में गौरव में वृद्धि का काल था रानी एलिजाबेथ का। इसको आप थोड़ा बहुत लिख लेंगे, वैसे पॉइंट मेन है। उसके बाद निर्भर की दिशा में सुधार, साहित्यिक उन्नति का काल, कला कौशल का काल। ये थोड़ा क्लियर फोटो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आप पॉइंट तो आप नोट कर लें। आर्थिक प्रगति का काल, ये पेज पहले था, ये बाद में आया है, कोई बात नहीं। औपनिवेशिक विस्तार का काल और सामाजिक सुधारों का काल। तो 5-6 पॉइंट तो आपको मिल ही गया, इससे आप काम चला लीजिए। पार्लियामेंट के विकास का काल, नवीन इंग्लैंड के जन्म का काल, ये सारे तथ्य हैं जो एलिजाबेथ के काल को महत्वपूर्ण माना जाता है। और भी स्थानीय स्वशासन, भूमि प्रबंध, आर्थिक सुधार, ये सारी शिक्षा संबंधी सुधार। और आइए, नेपोलियन की विधि संहिता, धार्मिक सुधार, नेपोलियन के सुधारों की समीक्षा, प्रेस पर नियंत्रण, नेपोलियन के सुधारों की समीक्षा, राष्ट्रीयता की भावना ला करके ये वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 है, जो आमतौर पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बीए और एमए में।
ये 1415 ईस्वी से 1815 ईस्वी के तक का काल है। थैंक यू।